नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दुनियादारी की ट्रैवल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं, हमारे देश में कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है और कोरोना वायरस के पेशेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में गवर्नमेंट ने भी कुछ एडवाइजरी जारी कर रखी है, गाइडलाइंस जारी कर रखी है, जिसके तहत बाहर घूमना फिरना आजकल सब बंद है। होटल्स बंद हैं, घूमना ट्रैवल सब कुछ बंद है इंडिया में। तो दोस्तों, हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको अपनी पिछली यात्राएं जो हमने काफ़ी पहले की थी, तो वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि उस समय वीडियो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और हमारे पास भी कोई वीडियो कैमरा नहीं था। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा था जिसमें मेमोरी भी बहुत कम रहती थी उस समय। तो हम उस अपनी जर्नी के फ़ोटो ही ले पाए। तो दोस्तों, हम आपको उसकी यात्रा का वर्णन करेंगे और फ़ोटो के ज़रिए आपको दृश्य को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम यमुनोत्री चलने वाले हैं। और ये बात है सन 2014 की। तो मैं और विनय हमने डिसाइड किया कि भाई कहाँ घूमने चले। तो हमारे दिमाग में एक ही विचार आया कि भाई इस बार जहाँ पर भी चलना है, हम बिना किसी अपने प्राइवेट वाहन से चलेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। उसका कारण एक और भी था, क्योंकि हमने पहले कभी अकेले पहाड़ों की कोई जर्नी नहीं की थी, किसी तरह की कोई ट्रैकिंग नहीं की थी। और उससे पहले हम वैसे वैष्णो देवी भी गए थे, लेकिन वैष्णो देवी ट्रैकिंग का मतलब कोई मायने नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरी फैसिलिटी होती है और मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, हर तरह की सोने जागने की सुविधा होती है। तो उसका कोई मायने नहीं रहता कि आपने ट्रैकिंग की है या नहीं की है। तो क्योंकि हम पहली बार किसी एक्सट्रीम प्लेस पर जा रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलेंगे। जब जानकारी ना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना ही बेहतर होता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम रात को 12 बजे के करीब मेरठ से देहरादून की बस पकड़ लेंगे। तो हमने ऐसे ही किया। 12 साढ़े 12 बजे के करीब हमें देहरादून की बस मिली मेरठ बस अड्डे से, और मैं और विनय दोनों बस में बैठ गए और हम अपना देहरादून पहुंच गए। देहरादून हम लगभग पहुंच गए थे आपके 4:30 बजे के आसपास तक। तो हम वहां पर जाकर ISBT पर उतरे और वहां पर हम थोड़ी देर फ्रेश वगैरह हुए अपना, और उसके बाद हल्का फुल्का सा मतलब कुछ नाश्ता सा किया। तो लगभग 5 बज रहे थे। उसके बाद हम 5 बजे हम वहाँ से 3 व्हीलर लेकर, विक्रम बोलते हैं वहाँ पर देहरादून में, विक्रम लेकर हम पहुँच गए आपके मसूरी बस अड्डे। तो जो आपका मसूरी बस अड्डा है वो स्टेशन के बगल में ही है। तो वहाँ पर आपको पर्वतीय क्षेत्रों की बसें मिलती हैं। तो वहीं पर ही हमने सोचा था कि सीधे यमुनोत्री की बस मिल जाएगी, लेकिन हमको यमुनोत्री की बस वहाँ से नहीं मिल पाई दोस्तों। और अभी मुझे ध्यान भी नहीं है कि वहाँ से चलती है नहीं चलती, लेकिन हमने पता किया था उस समय वहाँ पर यमुनोत्री की कोई बस नहीं थी। तो एक बस हमको मिल गई थी जो 5:30 बजे का जिसका टाइम था, वो बड़कोट के लिए जाती है। तो बड़कोट जब हम यमुनोत्री में जाते हैं तो हम पहले बड़कोट ही पड़ता है। बड़कोट वहाँ पर जो गंगोत्री का रूट है, गंगोत्री धाम का, तो वो धरासू बैंड पर कनेक्ट करता है। और वहाँ से एक रास्ता गंगोत्री धाम के लिए चला जाता है, एक यमुनोत्री धाम के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, हमने बड़कोट की जो बस थी वो उसमें हम बैठ गए और हम वहाँ से बड़कोट के लिए चल दिए। तो दोस्तों, हमें जल्दी ही बड़कोट की बस में पिछली सीट मिल गई थी।
और हम पिछली सीट पर लेटते हुए, बैठते हुए, कभी लेटते कभी बैठते, हम पूरे मज़े से जा रहे थे। तो आगे जाकर बस डामटा में रुकी थी है हमारी, वहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप था। तो डामटा में हमने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, और नाश्ता में हमने पकौड़ियाँ थी और मतलब कुछ और साथ में हमने चाय वगैरह ले ली थी। उसके बाद नाश्ता करके 5-10 मिनट हम डामटा में इधर उधर टहले। उसके बाद हमारी बस फिर चल दी थी और हम सीधे आगे बड़कोट की ओर रवाना हो गए। तो जब हमारी बस जा रही थी, हम बड़कोट की ओर पिछली सीट पर बैठे पूरे मज़े लेते हुए जा रहे थे। तो जब हम बड़कोट में पहुंचे तो वहां जाकर हमको पता चला कि आज कोई भी वाहन बड़कोट के लिए नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2013 में आपदा आई थी, जिसकी वजह से इस साल कोई भी तीर्थयात्री वहां पर नहीं आया था। तो होता क्या है कि हम बड़कोट में ही रात को रुक जाते हैं और अगले दिन हम बस में सुबह ही 9 बजे हमारी बस यमुनोत्री के लिए निकल जाती है। तो जब बस यमुनोत्री के लिए निकलती है, हालांकि मौसम तो सुहावना बड़कोट से ही हो जाता है, लेकिन बड़कोट से यमुनोत्री की ओर जाते हैं तो बहुत ही रोमांचकारी सीन, सुंदर प्रकृति के दर्शन होते हैं और दूर दूर तक फैली हरियाली, उसके साथ चलती हुई यमुना नदी, बड़ा मनोरम दृश्य बन जाता है और देखने में बड़ा मज़ा आता है। और ऐसे ही हम प्रकृति के नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे लगभग 9 बजे हमारी बस चलती है, तो हम 12:30 बजे के आसपास हम जानकी चट्टी पहुंच जाते हैं। जानकी चट्टी एक छोटा सा कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और वहाँ पर बहुत ही हरियाली और बड़ा सुकून 2500 मीटर की हाइट पर है, और मतलब बड़ा शांति प्रिय इलाका है, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर। तो ये देखिए आप, बड़े सुंदर नज़ारे आपको दिखाई दे रहे होंगे जानकी चट्टी के, और ये बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ, तलहटी पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। और यहीं से जो है सड़क मार्ग यहीं तक है, इसके आगे हम पैदल ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ से जानकी चट्टी से लगभग 7 किलोमीटर दूर यमुनोत्री धाम है, और ये 7 किलोमीटर की जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और आपको अपने पैरों पर या घोड़े के साथ ही आपको ये चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है, ये कंप्लीट एक ट्रैकिंग की तरह है, लेकिन आप कह सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल पक्का बना हुआ है। तो हम अपना विनय और मैं अपना आगे बढ़ते जा रहे थे। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी का थोड़ा स्टेमिना कम हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि विनय से ज़्यादा एक्टिव मैं रहूँगा और मैं बिना थके मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, लेकिन विनय का जो है अपने आप में ही एक अलग तरह का स्टेमिना था, और वो तो इतना, एक तो हल्का शरीर हो, वो भागा जा रहा था आगे आगे। मैं कई बार बैठा भी, कई बार मैं रुका भी, कई बार विश्राम भी किया मैंने, और उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा चलता थकान हो जाती, लेकिन विनय आगे चलता जा रहा था। मुझे विनय को पकड़ने में, विनय के साथ अपनी स्पीड को मैच करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। और ये देखिए विनय अपने फ़ोटो खींचता हुआ। दोस्तों वैसे जब आप जाते हैं तो यमुनोत्री का जो ट्रैक है बड़ा सुंदर ट्रैक है, दोनों ओर पहाड़ हैं और बीच में यमुना नदी बहती हुई निकल रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जब आएंगे देखेंगे, क्योंकि इस साल भीड़ भी कम थी और यात्री ज़्यादा नहीं आए, तो हमें खुली सड़क मिली। और ये देखिए फर्जी मुस्कान है, अंदर से मैं पूरी तरह से थका हुआ हूँ। और ये विनय अपने फ़ोटो खिंचा रहा है। 1-2 किलोमीटर तक हमें इक्का दुक्का मकान दिखाई देते रहे। ये देखिए आपको छत दिखाई दे रही होगी मकान के पीछे, लेकिन जब हम 2 किलोमीटर से आगे चल देते हैं तो बिल्कुल आगे सुनसान, आगे कुछ नहीं है, केवल पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं और नदी है। इसके अलावा आपको प्रकृति के, आप बिल्कुल बीच में अपने आप को पाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके आसपास।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हवा भी, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ हवा हल्की होती चली जाती है, तो हवा हल्की होती जा रही थी। और ये देखिए विनय तो बिल्कुल अपना स्टाइल में खिंचाता है, कभी आसमान को देखता है, कभी ज़मीन को देखता है, ये सीधे सीधे कैमरे की ओर कभी नहीं देखता। अब ये देखिए आगे बिल्कुल हम नदी के तलहटी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हालांकि आपने दोस्तों अगर वैष्णो देवी की ट्रैकिंग की होगी तो ये जो यमुनोत्री की जो ट्रैकिंग है ये उससे ज़्यादा कठिन है। इसमें सीधी खड़ी चढ़ाई की तरह आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और वहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएं हैं वैष्णो देवी में, बैठने की भी है, पानी की भी है, और सैकड़ों तरह की सुविधाएं हैं। आप किसी कमरे में भी बैठ सकते हैं, रेस्ट रूम भी हैं। लेकिन यमुनोत्री में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये आप बिल्कुल प्योर प्रकृति के बीच में अपने आप को पाते हैं। हालांकि ये एक पगडंडी टाइप की बनी हुई है जिस पर घोड़े और पालकी चल सकती है। तो ये सुविधा तो खैर आपको लोक निर्माण विभाग बड़कोट और यहाँ से यमुनोत्री हमारा रह जाता है यमुनोत्री धाम 2.25 किलोमीटर। अब मैं देखिए फोटो से आपने देखा ही होगा अभी कि कितना थका हुआ था मैं, बिल्कुल सांस फूला हुआ था, और विनय तो अपना चुस्त दुरुस्त, उसको कोई थकान महसूस नहीं हो रही, जैसे पता नहीं क्या खा के आया था ये। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये यमुनोत्री धाम, ये जो बैनर हैं इनके हम फ़ोटो खींचते जा रहे थे ताकि हमें याद रहे कि कितना दूर यमुनोत्री है, और फ़ोटो में हम देख सकें बाद में भी। तो बीच बीच में हमने विश्राम भी किया, हम चलते भी रहे, फिर रुके भी। तो लगभग हमें 2 घंटे तो हमें चलते हुए हो गए थे। तो 2-2.5 घंटे के बाद हमें ये पहाड़ों पर सामने आपको पीछे बर्फ़ दिखाई दे रही है, ये हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई देनी शुरू हो गई। तो हमें लगा कि अब हम यमुनोत्री से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर हमसे रह गया होगा यमुनोत्री धाम। तो ये देखिए पीछे के पहाड़ पर ये बर्फ़ की जो है धारा सी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अब हम यमुनोत्री धाम के नज़दीक आ गए थे साथियों। यमुनोत्री धाम जो है ये बंदरपुंछ पर्वत पर जो ग्लेशियर है वहाँ से यमुना नदी निकलती है, और उसके बाद वो मैदानों से होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, संगम हो जाता है उसका। तो ये देखिए हम यमुनोत्री धाम के पास आ गए हैं, लेकिन अभी हमें कोई अच्छा फ़ोटो यमुनोत्री मंदिर का नहीं दिखाई दिया। और ये पहली बार है जब हमें यमुनोत्री मंदिर के दर्शन हुए। ये देखिए ये आपको सामने जो पीला दिखाई दे रहा है ये यमुनोत्री का मंदिर है, और इस साल बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और चारों ओर सुनसान ही था, सब अकेलापन था। तो यहाँ पर कुछ दुकानें थी, तो जहाँ पर हम बैठ गए, हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया, क्योंकि हम लगभग खाली पेट ही थे, कुछ खाना तो हमने खाया नहीं था। तो हल्का फुल्का हमने नाश्ता किया, कुछ पकोड़े वगैरह थे यहाँ पर, और कुछ खाने की चीज़ें थी। ये मार्केट है इसका यमुनोत्री के पास बना हुआ, छोटा सा ही मार्केट आप देख ही रहे हैं। दुकानों में ग्राहक कहाँ है इस बार, एक भी ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखिए ये जो यमुना नदी जब पहाड़ों से बिल्कुल उतरकर ये सीधे एक नदी की शक्ल लेती है यहाँ से। हालांकि जो इसका उद्गम है जहाँ से यमुना नदी का शुरुआत होती है वो इस स्थान से, इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाकर है, लेकिन उसकी चढ़ाई इतनी कठिन है कि आम इंसान के बस का नहीं है उधर जाना। वो ये यहीं पर ही मंदिर बना हुआ है, और लोग बाग यहीं से दर्शन करके अपना आगे चले जाते हैं। ये बीच में यमुना नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। हालांकि इस साल पानी की मात्रा ना के बराबर है नदी में, आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसका पानी इतना ठंडा था, जब हमने इसमें हाथ डाला तो बहुत ठंडा पानी था। ये देखिए जल की धारा बहते हुए, ये निर्मल कोमल जल, और बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल प्योर जल है दोस्तों, ये एकदम साफ़, इसमें ज़रा सी भी गंदगी नहीं है। और ये विनय जो है कनस्तरी भरता हुआ यमुना के पानी की।
भरते हुए विनय का। और वो सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ से ऊपर अगर हम जाएंगे तो आगे जाकर 1 किलोमीटर आगे ग्लेशियर है, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थान है। कुछ फ़ोटो मैंने भी खिंचा ली नदी के किनारे खड़े होकर। तो ये देखिए बड़ा बेहतरीन फ़ोटो आ रहा है, मुझे फ़ोटो बड़ा पसंद है अपना। साढ़े 3 से 4 बज चुके थे और हमने यमुनोत्री दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा टहलने के बाद हमने सोचा कि अब वापस चला जाए। हालांकि शाम के समय थोड़ा सा बारिश का भी मौसम हो गया था और हल्के हल्के बादल भी हो गए थे, तो हल्की फुल्की, क्योंकि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं पहाड़ों पर तो शाम के दोपहर के बाद जो है बारिश का होना स्वाभाविक है। हल्की फुल्की बारिश होती रहती है अगर मानसून ना हो। मानसून होता है तो फिर ज़्यादा तगड़ी बारिश होती है। तो दर्शन करने के बाद हम लगभग 2 घंटे में वापस आने में लगे और हम अपना जानकी चट्टी आ गए। तो उसके बाद हमने जो है अपना देखा कि आकर हमें क्या करना चाहिए। तो हमने जब आकर देखा तो हमें लगभग 5 या 5:30 बज चुके थे। हालांकि दिन लंबे होते हैं तो अंधेरा तो ज़्यादा था नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही समय हो गया होगा, 6 बज गए होंगे। तो हमें वहाँ पर कोई कमांडर गाड़ी नहीं मिली। दोस्तों, जो हमारे यहाँ की जीप होती है, जो कवर्ड गाड़ी होती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन होते हैं ये, तो वहाँ पर उसको कमांडर बोलते हैं। तो हम जब आए तो हमने पूछा भाई गाड़ियाँ कहाँ से मिलेगी बड़कोट जाने के लिए। तो लोगों ने बताया कि भाई इस समय तक तो कोई गाड़ी मिलती नहीं है, आप तो लेट हो गए, आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो हमने सोचा भी चलो देख लेते हैं, अगर हमें कोई गाड़ी मिलती है, कमांडर वगैरह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अपना यहीं पर रुकने की व्यवस्था करेंगे। हालांकि वहाँ पर थोड़ा ठंडा था जानकी चट्टी बड़कोट के मुकाबले। तो हम जैसे ही थोड़ा सा हम जो उनका स्टॉप होता है वहाँ से थोड़ा आगे चले तो एक कमांडर रुकी हुई थी, उसको 2-3 सवारियाँ उसको चाहिए थी, तो वो इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही मतलब हम पहुँचे तो वहाँ पर तो वो तभी चली थी, हालांकि उसमें 2 सवारियों की जगह थी। तो हमने उसको आवाज़ लगाई, हमारी आवाज़ सुनकर वो रुक भी गया। तो बोला कि भाई बैठ जाओ, मुझे तो 2 सवारियाँ चाहिए ही थी। तो हम उसमें कमांडर में बैठ गए। तो उस कमांडर ने हमें काफ़ी समय लगा दिया बड़कोट पहुंचाने में, और शाम को हमें लगभग अंधेरा ही हो गया था, 7 या मेरे ख्याल से 8 के करीब बज चुके थे। तो हम बड़कोट में पहुंचे, अपना रुके। उसके बाद हमने जो है सोचा कि भाई अब तो हम अगले दिन यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, उससे अगले दिन सुबह के समय 5 बजे हमें वहाँ से ठीक बस मिल गई देहरादून के लिए। 9 या 9:30 बजे होंगे, देहरादून उसने हमें पहुँचा दिया, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। वहाँ से हमने फिर मेरठ के लिए बस पकड़ी और अपना बस में बैठे और 5-6 घंटे में हम अपना मेरठ आ गए। तो यही दोस्तों हमारी इस यमुनोत्री यात्रा की कहानी थी। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आती है तो आगे भी हमने बहुत सी यात्राएं की हैं, वो भी हम आपको ज़रूर इसी माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, घूमना फिरना तो अभी बंद है, कोई यात्रा नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, नमस्कार।